Hello students, class 10 is a video 5 of the chapter Age of Industrializations कि आखिर इन सब में जो बुनकर थे उनका क्या हुआ होगा। कंसोलिडेशंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पावर फेल्ट अबाउट द 760 डिड नॉट इनिशियली लेड टू अ डिक्लाइन इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इट मीन्स 1760 के दशक के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सत्ता को सिद्धिकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात जो थे उसमें काफ़ी गिरावट आ गई। अगर आप हम देख सकते हैं उतनी गिरावट नहीं आई होगी। डिक्लाइन इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिड नॉट इनिशियली, यानी कि जितना गिरावट आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री हैड नॉट येट एक्सपेंडेड एंड इंडियन फाइन टेक्सटाइल वेयर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। ये कहता है कि जो ब्रिटिश कपड़ा उद्योग थे अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में बारीक कपड़ों की भारी मांग थी। इंडियन जो फाइस टेक्सटाइल थे उनकी जो डिमांडें थी, भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी यूरोप में, और इसीलिए सो द कंपनी वाज कीन ऑन एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, और इसीलिए भारत से होने वाले कपड़ों के निर्यात को ही फैलाना चाहती थी। और इस तरीके से बिफोर इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर को इस्टेब्लिश करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, निर्यात के लिए लगातार सप्लाई को आसानी से नहीं मिल पाती थी। लेकिन हमने ये देखा कि 1760 से 1760 में पॉलिटिकल पावर स्थापित होने से पहले बंगाल और कर्नाटक में 1760 और 1770 के टाइम पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको हमने ये देखा कि जो लगातार सप्लाई था एक्सपोर्ट की वो नहीं हो पाती थी रेगुलर वे में। फ्रेंच, डच और जो पुर्तगीज थे वे द लोकल ट्रेडर्स, जो फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली के स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। ट्रेडर्स कम्पीटेड इन मार्केट, बाजारों में होड़ लगी रहती थी तो सिक्योर वुलन क्लोथ, जिससे कि वो आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव किया करते थे। वेबर एंड सप्लाई मर्चेंट कुड बार्गेन, तो जो वेबर्स थे, जो जुलाहे थे वेबर्स यानी कि बुनकर बोल सकते हैं, और जो आपूर्ति सौदागर थे, जो सप्लाई मर्चेंट जो सप्लाई करते थे, उनमें बार्गेनिंग को मोल भाव किया करते थे और अपना माल सबसे ऊंचा बोल नहीं लगाने वाले खरीदारों को ही बेचते थे। और कुड बार्गेन ट्राई सेलिंग, और कोशिश करते थे, ये मोल भाव जब ज़्यादा करते थे तो कोशिश करते थे कि जो ज़्यादा बोली लगाता था उनके उत्पादक की उसी को दिया करते थे। इन देयर लेटर्स बैक टू लंदन, अगर हम लेटर्स देखें जो बैक टू लंदन में भेजे गए अपने पत्र में, जो लंदन को पत्र भेजा गया था उसमें कंपनी के अधिकारी जो थे उन्होंने आपूर्ति जो थी कंटिन्यूसली कंप्लेन की कि डिफ़िकल्टी, इस तरह की जो आपूर्ति में मुश्किलें और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र किया था उन्होंने अपने भेजे गए पत्र में। हाउएवर वंस द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पावर, लेकिन एक बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो पॉलिटिकल पावर मिल गई, यानी कि जब राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद इट कुड एसर्ट ए मोनोपोली राइट टू ट्रेड, यानी कि अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी, क्योंकि केवल कंपनी ही उस पर व्यापार कर सकती थी। और इट प्रोसीडेड टू डेवलप ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, और इस कारण से उनमें जो प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन जो था खत्म करने के लिए लागतों पर अंकुश रखने और कपास और रेशम से बनी चीज़ों को नियमित आपूर्ति करी। एंड कंट्रोल टू एलिमिनेट कम, और जिस तरह से वो कंपटीशन को एलिमिनेट करना चाहते थे, कॉस्ट जो फ्लक्चुएशन हो रहा था, ज़्यादा बोली लगाने वालों को कीमत दी जाती थी, उस पर कंट्रोल करना चाहते थे। इंश्योर रेगुलर सप्लाई, और कॉटन और सिल्क से बने सामानों की नियमित आपूर्ति चाहते थे। इस तरह की नियंत्रण व्यवस्था लागू कर दी थी उन्होंने। दिस इट डिड दो ए सीरीज ऑफ स्टेप, यह काम कई चरणों में किया गया था, सीरीज ऑफ स्टेप अपनाए गए। फर्स्ट अगर हम देखें बात करें, जो कंपनी थी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड द ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द कॉटन। सबसे बड़ी बात ये थी कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारी, जो कंपनी थी उसने क्या किया, जो कपड़ा व्यापारी थे और जो ब्रोकर्स थे यानी कि जो दलाल थे
कनेक्टेड विद द क्लोथ ट्रेड, जो कपड़े व्यापार से लगे हुए कपड़ा व्यापारी और दलाल थे उनको एलिमिनेट कर दिया, यानी कि उनका जो नियंत्रण था, ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। तो कंपनी ने क्या किया, एस्टैब्लिश अ मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वेबर। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए ओवर द वेबर इट अपॉइंटेड ए पेड सर्वेंट, उन्होंने एक पेड सर्वेंट रखा इसके बदले, जिसे गौमास्ता कहा गया। वो गौमास्ता क्या करता था, सुपरवाइज करता था वेबर्स को, यानी कि इनकी देखरेख करता था। एंड कलेक्ट सप्लाई को इकट्ठा करता था। और एग्जामाइन द क्वालिटी ऑफ क्लोथ, और जो कपड़े की क्वालिटी होती थी उसको देखा करता था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि माल इकट्ठा करना और कपड़ों की गुणवत्ता जांचना और वेतनभोगी कर्मचारी तैनात करना। जो कर्मचारी थे सुपरवाइज वेबर्स और कलेक्ट सप्लाईज करता था और एग्जामाइन करता था कि कपड़े की क्वालिटी कैसी है। उनको गौमास्ता कहा जाता था। जो पेड सर्वेंट होते यानी कि वेतनभोगी कर्मचारी हम कह सकते हैं, जिनको कंपनी पैसा देती थी। सेकेंडली अगर हम बात करें, दूसरा जो था, इट प्रिवेंट कंपनी वेबर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। कंपनी ने क्या किया था कि जो वेबर्स थे यानी माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ व्यापार करने से मना कर दिया। कंपनी ने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि जो बुनकर थे वो अन्य खरीदारों के साथ कारोबार नहीं करेंगे। वन वे ऑफ डूइंग दिस वाज दो द सिस्टम ऑफ एडवांस, एक तरीका, इसके लिए उन्होंने पेशगी रकम दे दी, यानी कि वो एडवांस पैसा दे देते थे और ऑर्डर ले लेते थे। एक बार ऑर्डर मिलने के बाद प्लेस द वेबर वर गिवन लोन, जब ऑर्डर मिल जाता था तो जुलाहे को क्या मिलता था, लोन मिल जाता था, जिससे कि वो कच्चा माल, एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था कंपनी के द्वारा, ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें। जैसे प्रोडक्शन के लिए बीजों की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था, सिंचाई के पंपिंग की व्यवस्था करनी होती थी। दोज हु टुक लोन, और वो लोग जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा, दोज हु टुक लोन, खास बात है ये कि दो लोग लोन लेते थे, उनको अपना बनाया हुआ कपड़ा हैंड ओवर टू क्लोथ देयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस टू गोमास्ता, अपना तैयार किया हुआ कपड़ा गोमास्ता को ही सौंपना होता था। दे कुड नॉट टेक इट टू एनी अदर ट्रेड, वो किसी अन्य व्यापारी को फिर नहीं बेच सकते थे। एज लोन फॉलोड, जैसे जैसे कर्जा मिलता गया, फ्लोड जिसे मिलता गया, इन एंड द डिमांड फॉर फाइन टेक्सटाइल एक्शन, और जो मांग थी अच्छी प्रकार के फाइन टेक्सटाइल की क्वालिटी के कपड़ों की, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी। कर्जा भी मिलता गया और महीन कपड़े जो थे फाइन टेक्सटाइल, उसकी डिमांड भी बढ़ने लगी। वेबर्स ईगरली टुक द एडवांस, और जो वेबर्स थे, जो जुलाहे थे या बुनकर जो थे, टुक द एडवांस ले लेते थे, इस आशा के साथ कि उन्हें ज़्यादा फायदा होगा, कमाई की आस में, ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास ज़मीन के छोटे छोटे पट्टे होते थे। मैनी वेबर्स जो थे उनके पास एड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड हुआ करते थे विच दे हैड अर्लियर कल्टिवेटेड, जिसमें वो क्या करते थे, खेती करते थे। अलॉन्ग विद वेविंग, और जिसमें वो खेती किया करते थे अलॉन्ग विद वेविंग एंड द प्रोड्यूस फ्रॉम द टुक केयर, और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर लेते थे। जिसे अलॉन्ग वेविंग एंड प्रोड्यूस फ्रॉम द टुक केयर ऑफ देयर फैमिली, जो परिवार की ज़रूरतें होती थी वो ज़मीन के छोटे टुकड़े से वो पूरी करने का प्रयास करते थे। नाउ दे हैड टू लीज आउट द लैंड, अब उन्हें क्या करना पड़ा, अब इस ज़मीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगा सकते थे। अब वो बुनकर का काम ज़्यादा समय तक कर सकते थे, क्योंकि अब वो ज़मीन का टुकड़ा लीज पट्टे पर दे सकते थे। आउट द लैंड एंड डिवोटी ऑल दियर टाइम टू वेविंग, और अपना पूरा समय वेविंग यानी बुनकरों में व्यस्त करते थे। वेविंग इन फैक्ट रिक्वायर द लेबर, और इस तरीके से अब उनका पूरा परिवार यही काम करने लगा। वेविंग द लेबर ऑफ इंटायर फैमिली, पूरे परिवार के लिए काम हो गया। विद चिल्ड्रंस एंड वुमेन, अगर हम बच्चों के और वुमेन्स की बात करें, अभी सब कुछ न कुछ काम करते थे। इंगेज इन डिफरेंट स्टेजेज ऑफ दिस प्रोसेस,
बच्चे और औरतें सभी कुछ ना कुछ काम करते ही रहते थे डिफरेंट स्टेजेज में, जो अलग अलग अवस्थाएं होती थी वेविंग की। डाइंग है, वेविंग है, हर तरह का इसमें स्टेज में काम बटा होता था। उनको काम को रंगना है, धुलाई करना है, बुनना है। सून हाउएवर इन मैनी वेविंग विलेजेज, लेकिन जल्दी बहुत सारे बुनकर गांव में आ गए। हाउएवर मैनी वेविंग विलेजेज, यानी कि बहुत गांव में बुनकर और गोमास्ता के बीच क्या हो गया, देयर वेर रिपोर्ट ऑफ द क्लैश, ऐसी खबरें आने लगी कि गांव में जो वेवर्स थे यानी जो बुनकर थे और गौमास्ता थे उनके बीच में टकराव की स्थिति आ गई। अब ऐसी क्या स्थितियां रही होंगी कि गौमास्ता और बुनकरों के बीच में टकराव हो गया। अर्लियर जो सप्लाई थी, अगर हम बात करें, मर्चेंट एज वेरी ऑफन लिव्ड विद इन द वेविंग, इसका मतलब है इससे पहले आपूर्ति सौदागर जो था अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नज़दीक ताल्लुकात होते थे। जो पहले के व्यापारी थे, लोकल व्यापारी, जिनका तो व्यापार करने की अनुमति नहीं दी कंपनी ने उनको, क्योंकि कंपनी ने एकाधिकार ले गया कि कंपनी ही अब इन सब चीज़ों का उत्पादन करेगी। तो अर्लियर जो सप्लाई मर्चेंट थे, व्यापारी जो थे, हैड वेरी ऑफन, वो अक्सर जुलाहों के साथ ही गांव में रहते थे। एंड हैड अ क्लोज रिलेशन, और इनके जो संबंध थे बहुत घनिष्ठ थे इन जुलाहों के साथ। लुकिंग आफ्टर दियर नीड्स, इनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे, इनकी कोई भी प्रॉब्लम्स थी उनको पूरा करते थे। और हेल्पिंग देम, संकट के टाइम पर इनकी मदद भी किया करते थे। न्यू गौमास्ता वेर आउटसाइडर, लेकिन जो नए गौमास्ता थे जो कंपनी ने अपॉइंट किया था, जो पेड सर्वेंट थे जिनका काम प्रोडक्शन को एग्जामिन करना था, तैयार सामान को देखना होता था, लेकिन जो गौमास्ता थे वो बाहरी व्यक्ति थे। लॉन्ग टर्म इनके गांव के लोगों के साथ कोई सामाजिक लिंक नहीं था। हम कह सकते हैं कि इनके नज़दीकी कोई, हम कह सकते हैं गांव में पुराना सामाजिक, इनका कोई सामाजिक संबंध नहीं था गांव वालों लोगों के साथ, क्योंकि वो बाहर के थे। दे एक्टेड एरोगेंटली, तो इस तरीके से वे दम्भपूर्ण यानी कि बहुत बुरा व्यवहार करते थे। एक्टेड एरोगेंटली मार्चड इनटू विलेजेज, तो इसलिए वो बहुत दबंग टाइप का व्यवहार करते थे बाहर के लोग होने के कारण। और सिपाहियों और चपरासियों को लेके आते थे वो, जो सिपाही जो फॉरेन, जो ब्रिटिश में पुलिस का काम करते थे, इंडियन लोग उनको सिपाही बोलते थे, उनको और पियोन यानी चपरासियों को लेके आते थे। एंड पनिश्ड वेबर्स, और उन जुलाहों को, उन बुनकरों को सज़ा देते थे जिन्होंने माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में उनको सज़ा मिलती थी। पनिश्ड वेबर्स फॉर डिले इन सप्लाई, जो तैयार सामान की आपूर्ति समय से नहीं करते थे, उन लोगों को गौमास्ता जब गांव में एक सिपाही के साथ और पियोन के साथ, सिपाही और चपरासी के साथ आते थे और ऐसे बुनकरों को सजा देते थे। ऑफन बीटिंग एंड फ्लॉगिंग दैम, अक्सर उन्हें मार पड़ती थी और कोड़े बरसाए जाते थे। फ्लॉगिंग माने होता है कोड़े बरसाना, अक्सर उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। द वेवर्स लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइस, और इस तरीके से अब बुनकर ना तो दाम का मोल भाव कर सकता था, क्योंकि ऑलरेडी एक उनको कैश मिल जाता था। ये काम करने के लिए, प्रोडक्शंस करने के लिए उनको कैश मिल जाता था, और इसके कारण वो इन्हीं गौमास्ताओं को उन्होंने तैयार सामान बेचना होता था। मोल भाव भी नहीं कर सकते थे वो, इस पे बार्गेन नहीं कर सकते थे प्राइसिंग पर। टू सेल डिफरेंट, और अलग व्यापारियों को तो बेच ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसी गौमास्ता को बेचना होता था जिससे उन्हें कैश लिया है प्रोडक्शंस के लिए। द प्राइस दे रिसीव्ड, और वो जो कीमत थी जो कंपनी के द्वारा उन्हें मिलती थी, मिजरेबली लो, ऐसा देखा जाता था कि वो बहुत ही कम थी, और वे कर्जे की वजह से कंपनी से बढ़े हुए थे। जो कर्जा उन्होंने लिया था, कैश जो उन्हें मिलता था, लोन जो था, मिजरेबली लो, एंड लोन दे हैड एक्सेप्टेड, जो लोन उन्होंने स्वीकार किया था बिगिनिंग में कंपनी से, उस लोन के कारण वो उनसे बधे हुए थे और कभी भी कर्ज से वो बाहर आ ही नहीं पाए। मैनी प्लेसेस में, और कई सारी जगहों पर अगर हम बात करें,
कर्नाटक और बंगाल की बात करें, मैनी प्लेस में जो कर्नाटक एंड बंगाल वेवर्स जो थे, जुलाहे जो थे, बुनकर जो थे, डिसर्टेड विलेजेज यानी कि उन्होंने गांव को छोड़ दिया, एंड माइग्रेटेड और दूसरी अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में चले गए, सेटिंग अप लूम्स और अदर विलेजेज वेयर दे हैड सम फैमिली रिलेशन, परिवार के जहाँ उनके किसी रिश्तेदार होते थे दूसरे गांव में, वहाँ चले गए और वहाँ गांव में करघा चलाने लगे, लूम्स यानी करघा, वेयर दे हैड जहाँ उनके पारिवारिक रिश्ते थे, एल्सवेयर वेवर्स अलॉन्ग विद द विलेजेस ट्रेडर रिवोल्टेड, ये कहना चाह रहा है कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत की, कह रहा है ये। जो वेवर्स थे, जो बुनकर थे, अलॉन्ग विद द विलेज ट्रेडर, और जो गांव के व्यापारी थे प्लस जो बुनकर थे, उन्होंने रिवोल्ट विद्रोह किया कंपनी और कंपनी के अधिकारियों के अपोज में, उन्होंने कई जगह पर आंदोलन किया। ओवर टाइम मैनी वेवर्स, और समय बीतने के साथ कुछ समय के बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे, क्योंकि कर्जा ही नहीं चुका पाए थे वो, क्योंकि इन्हें जो मैन्युफैक्चर कॉटन टेक्सटाइल थे, जो क्लोथ थे, उनका कीमत बहुत कम मिलती थी, और ये शर्त थी कि उनको उसी गौमास्ता को या कंपनी को ही तैयार प्रोडक्ट बेचना होता था। तो मैनी वेवर्स ने, बहुत सारे बुनकरों ने रिफ्यूज कर दिया लोन को चुकाने से, क्लोजिंग डाउन दियर वर्कशॉप, और उन्होंने करघे बंद कर दिए, एंड टेकिंग टू एग्रीकल्चर लेबर, और खेतों में मजदूरी करने लग गए। बाय द टर्न ऑफ 19th सेंचुरी में कॉटन वेवर्स फेस द न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, और 19th सेंचुरी में आते आते जो कपास के बुनकर थे उनके सामने कई नई तरह की समस्याएं जन्म ले गई होंगी। मैनचेस्टर्स कम टू इंडिया, किस तरह से मैनचेस्टर्स भारत में आया होगा।